लेट मी से इट अगेन, कैसे हैं आप सब? अच्छे, या हम हमेशा अच्छे होने चाहिए। हम सब लोग, पूरी दुनिया, हमारा देश, सब लोग अच्छे हमेशा होने चाहिए। यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा the ambition, and that should be the motive of our life. आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, आपके हिसाब से, according to you, what is the biggest and the most precious thing that we all have? Life. हम सब के पास सबसे ज्यादा अनमोल, सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज क्या है? लाइफ, राइट? कितने लोगों को लगता है कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, जो लाइफ दी है, ये सबसे ज्यादा अनमोल चीज है हमारे पास, सबसे ज्यादा अनमोल? ओके, मतलब मेजॉरिटी लोगों को लगता है। तो और एक सवाल, ये जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो आप सब लोगों का अलग अलग जवाब होगा। तो क्या ये लाइफ वो वक्त है जो हम यहाँ पे बिताते हैं, मे बी 60 साल? इज इट द टाइम दैट वी स्पेंड ऑन दिस अर्थ, द 60 years, the 70 years, or 100 years, whatever it may be? Or is it this, this body with senses, with desires, with needs? क्या ये जिंदगी है? मेरे हिसाब से, life is nothing but sum total of what we do in this span of time. हमारी जिंदगी कुछ और नहीं है, बल्कि जो चीजें हम, जो काम हम करते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, पैदा होने से लेकर मरते दम तक, जो हम हर दिन करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, इज द सम टोटल ऑफ ऑल दीज एक्शंस जो हमारी एक्चुअल में लाइफ है। सो लाइफ इज नथिंग बट व्हाट वी डू। हमारी जो जिंदगी है, ये कुछ और नहीं है, बल्कि वही है जो हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं। तो इससे जो मेरा बोलने का ये मकसद था कि अगर लाइफ इज सम टोटल ऑफ दीज एक्शंस, सो दिस एवरी एक्शन एक्चुअली डिफाइंस अस। ये दिखाती है, जो भी हम काम करते हैं, कि हम कौन हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। क्या हम स्वार्थी हैं? आर वी सेल्फिश और आर वी सेल्फलेस? क्या हम अपने काम में, अपने बारे में, खाली अपने हित के बारे में सोचते हैं, या अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचते हैं, या किसी दूसरे इंसान के बारे में भी सोचते हैं? तो जो ये हमारी ये सोच है, और इस सोच से जो हमारे काम बनता है, द एक्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस थॉट इज एक्चुअली हु वी आर। एक फिलोसोफर रहे हैं पिछली सदी में, जिन्हें सार्त्रे के नाम से दुनिया जानती है, जॉन पॉल सार्त्रे। एक एग्जिस्टेंशियलिज्म उनका एक फिलॉसफी था। आप कई सारे लोग आप पढ़ेंगे, जब आप कुछ कभी भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जब आप अपने किताबों में भी पढ़ लेंगे। व्हाट ही सेड दैट लाइफ इज नथिंग बट एन एम्प्टी कैनवस। आप में से ड्राइंग कौन कौन करता है, या पेंटिंग कौन कौन बनाता है? ठीक है, तो हमारी जिंदगी एक प्लेन, एक वाइट कागज के या उस कैनवस के शीट की तरह है। और what kind of figure, what kind of image, what kind of portrait we want to create on this empty canvas depends on what kind of colors we want to fill in that canvas. हमारी लाइफ का जो ये एक लैंडस्केप, जो एक सीनरी, जो एक पेंटिंग बनेगी, ये डिपेंड करेगी कि हम किस तरह के रंग इस लाइफ के कैनवस में भरते हैं। सो ये सब हम पे निर्भर है कि हम किस तरह की अपनी जिंदगी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू डिफाइन फॉर आवरसेल्व्स। क्या ये ऐसी जिंदगी हो जो खाली अय्याशी में, जो खाली स्वार्थ में गुजर जाए, या कोई ऐसी जिंदगी हो जो किसी दूसरे के हित में, किसी दूसरे के काम के लिए
जो उन लोगों के लिए हो जिनका कोई सहारा नहीं. So that is essentially the first point that I wanted to make. That it's very important for all of us to understand what is the key motive of our life. What's it, that differentiates us from, say, non-humans? What does it different? What is this one quality, that one thing that differentiates us from animals, that differentiates us from beasts and many other things? I think it's that one thing which we call compassion, जिसे हम करुणा कहते हैं, जो इंसान के पास इसलिए है क्योंकि हम लोग इंसान हैं. हम लोग अक्सर कहते हैं, the human being is the best among creations. जैसे उर्दू में, अरबी में से कहते हैं अशरफुल मखलूकात. अब सारे जो भी चीजें हैं उनमें से सबसे यू आर द यूनिक. और ये यूनिकनेस हम में आती है क्योंकि हमारे पास एक रीजन है, हमारे पास सोचने का, समझने की ताकत है. We have that ability to think, we have that ability to understand things. So that's the first thing that I wanted to point out here. I got an opportunity to meet Dr. Kalam when I was in school. तो हमारे कश्मीर में एक बार आए थे वो 2005-06 के आसपास. तो कई सारे बच्चे जो अलग अलग स्कूलों में थे, उन्हें they were invited to meet in a gathering. तो the first words that he said, he said that the laws of aerodynamics say that a bumblebee cannot fly. एक बम्बलबी देखी है आपने? ठीक है, उसका जो वेट होता है, ओके, उस हिसाब से the laws of aerodynamics say that a bumblebee cannot fly, but it flies because it wants to fly. ये जो want वाली बात है ना, कि हम लोग, हमारे पास वो ability है कि अगर हमारे पास despite challenges, despite problems, if we wish to do something good, if we wish to do something meaningful, there's nothing in this world that can stop us. And you will find hundreds and thousands of examples in our country, in your state Maharashtra, across the world, in which people, despite odds, despite extreme odds which we even cannot think of, they did surmount those problems and made a mark in the pages of history. Last year, जैसे UPSC के हवाले से बोलना चाहूँगा, who was the first ranker in 2014 civil service examination? किसी को नाम याद है जिन्होंने पिछले साल फर्स्ट रैंक हासिल किया था? ईरा सिंघल. Despite having severe physical disabilities, she cleared one of the most prestigious examinations of our country, not only once but multiple times, and in the end scored first position. उनके आसपास भी मेरिट लिस्ट में गए. These are, ये हमारे सामने उदाहरण है. These are the inspirations in front of us. This time I was writing my main examination. जब हमारा जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है IAS का, मैं एग्जाम हॉल में थोड़ा सा पहले गया था. अक्सर होता है जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में ही एग्जाम होता है, जो UPSC का एग्जाम होता है. तो जो क्लासरूम में नॉर्मली जो लकड़ी की या स्टील का वो जो डेस्क टेबल, नॉर्मल डेस्क टेबल रहता है, मैं देख रहा था कि मेरे जो लेफ्ट साइड में, ऑन द लेफ्ट टू माय सीट, देयर वाज अ चेयर. इट वाज अ नॉर्मल दैट मूविंग रिक्लाइनिंग चेयर. सो सारे बाकी जो सीट्स थी वो नॉर्मल लकड़ी की जो टूटी फूटी सीटें ही थी. एक बड़ी स्पेशल सी बनाई हुई थी. So I was thinking that who is this special person who has got this such a special seat? So when everybody settled down, I found that there was a lady who sat on that chair, and she must have been pregnant by her 8th or early 9th month. Imagine, these are the inspirations. I mean, what is this thing, that drives people to achieve such levels of excellence, where despite odds, despite problems, you and make sure that you achieve what you have decided to do.
और इसलिए एक वर्ड कहा जाता है पैशन. ओके, पैशन लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और पैशन से मतलब क्या है? that you should love doing what you do. आप जो करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक राइटर हैं, चाहे आप एक सिंगर हैं, you know, if you are an entrepreneur, you are a teacher, you are a professor, you are a doctor, you are an engineer, you are a writer, you are a civil servant, whatever you are, whatever your profession is, you should love doing that. Your heart should be in that work. आपके काम में आपका दिल होना चाहिए. When your heart is in that work, you know, आपको वो कभी काम लगता ही नहीं है. You never think that you're doing actually work. You think that आप इसको enjoy करते हैं. आपका कहते हैं ना रोम उस चीज को enjoy करता है. So there's one more suggestion that I wanted to put forward in front of you. That as youth, it's important for us to identify what's it that we love to do. What's it that that excites us when we do it, and try to identify that passion, and then don't leave any stone unturned, but ensure that you achieve excellence in what you do. Ultimately, it's the excellence that matters. As a country, as a nation, it's not that we only need IAS officers. It's not that we only need IPS officers. We need good doctors. We need good engineers. We need good entrepreneurs. We need good writers. We need good journalists. We need good artists. We need good scholars. We need good researchers. So हमें हर किसी फील्ड में अच्छा काम करने वालों की जरूरत है. So it doesn't matter, आप किस चीज में, आपको क्या चीज पसंद है. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम में, उस फील्ड में कितना अच्छा करते हैं. How much excellence you achieve in that field. If we look at the world at large today, and our country in particular at present, we are at a very crucial juncture of time. Looking at our own country, on one side, we are generally one of the biggest democracies in the world. We are a young population. More than 65% of our population is below 35 years of age. Right? When it comes to our economy, we are one of the fastest growing economies in the emerging economies in the world right now. Look at the kind of geopolitical or economic clout that we have at present in the world. That is unparalleled. In the national community, nobody ever can afford to ignore India at present time. कोई भी, whether it's America, whether it's Russia, whether it's somebody in Middle East, somebody in Central Asia, no country can afford to actually, have loose relations with India. Everybody comes forward. We are cooperating with different countries across the world. At the same time, if we look at the kind of transformation that our country is going through, we're trying to build our secondary sector well. We're trying to consolidate our services sector. We're trying to improve our agriculture sector. So a lot of things are happening, which are very good, which are very positive. At the same time, when we look at the scale of challenges that we face as a nation, as a country, they are huge. You might have come across, or you may come across, a lot of statistics which talks about poverty level in the country. More than 1/5, 22% से ज़्यादा जो हमारे population है, that is living below poverty line. और poverty line की जब हम बात करते हैं, it's the bare minimum, it's the minimum possible, income of survival. कि इतनी income भी नहीं है. More than, हमारे 22% जो हमारे लोग हैं, जो population है, उनके पास इतनी income भी नहीं है कि वो सही से, ठीक से दिन में 2 वक्त का रोटी या 2 वक्त का खाना खा सके. Not only that, अभी in the last year there was this social economic and caste census जो 2011 में हुआ था. इसका कुछ डेटा रिलीज हुआ था. It said that more than 50% of our rural households, they do not have an assured source of income. कि जो हमारे गांव में रहते हैं, उनमें से जो आधे से ज़्यादा हाउसहोल्ड्स हैं, उनके पास कोई assured source of income नहीं है. ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे उनको कॉन्स्टेंटली
जिनको उनको रेगुलरली या शॉर्ट तरीके से पैसा मिल सके। उनको एक दिन काम मिलता है, दूसरे दिन काम नहीं मिलता है। खाली यही नहीं, अब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जहां तक हम एक साइड से वी सेलिब्रेट our achievements, but at the same time when you look at the gender disparities, they are grave. Look at the under 6, below 6 sex ratio कि जो 6 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनमें जो सेक्स रेशो है that is 918 in our country at present 2011 के हिसाब से। आपकी जो स्टेट महाराष्ट्र है, in महाराष्ट्र the under 6 sex ratio is 894। मतलब पैदा होते ही हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। एंड आफ्टर दैट इन हायर एजुकेशन द डिस्पैरिटीज आर ह्यूज। हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे आईआईटीज में, हमारे आईआईएम्स में most you hardly find 5% 10% students who are women। लेबर फोर्स की अगर बात करते हैं, अगर 100 महिलाएं if they are in the age group, in the working age group, out of them only 28 are doing a remunerative work. That is, female labor force participation rate in a country is only 28.8%. मतलब अगर 100 लड़कियां हैं या 100 महिलाएं हैं जो उम्र के हिसाब से काम करने के लायक है, काम कर सकते हैं, उनमें से खाली 28 लड़कियां ऐसी हैं जो ऐसा काम करती हैं जिनमें रिन्यूमरेशन मिलता है। ओके, बाकी को हम ऐसे काम में लगाते हैं जो नॉन रिन्यूमरेटिव है, जैसे हाउस होल्ड काम में लगा दिया, दिन रात वो घर पे काम करती हैं, लेकिन दे डोंट हैव द रिवॉर्ड, दे डोंट गेट व्हाट दे डिजर्व। इसके कंपैरिजन में अगर 100 लोग हैं, 100 मर्द हैं, 100 मेल हैं जो काम करने की आयु में है, उनमें से मोर देन 82 ओके 100 में से मोर देन 82 मेल ऐसे हैं जो रिन्यूमरेटिव वर्क करते हैं। सो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज मोर देन 82%। इतना बड़ा डिस्पैरिटी। अगर देश में 50% या 49.5% पॉपुलेशन, 49.5% पॉपुलेशन महिलाओं की है, तो जो हमारे पार्लियामेंट है, जो हमारे असेंबलीज हैं, उनमें भी रिप्रेजेंटेशन तो इतनी होनी चाहिए। हमारे पार्लियामेंट में इफ यू लुक एट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, दैट्स हार्डली 11%। खाली 11 से 12% हाईएस्ट दैट वी हैव अचीव्ड टिल नाउ व्हेन इट कम्स टू द वुमेन परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर पार्लियामेंटेरियंस। स्टेट्स में देखें, ओनली 7% ऑफ लेजिस्लेटर्स इन स्टेट असेंबलीज आर वुमेन, खाली 7%। ये तो एक साइड हो। इसके साथ साथ एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एक जो डिफरेंट जो क्राइम्स है उनका कुछ डेटा कलेक्ट करता है। I was going through one of these some statistics. It said in India every 20 minutes one rape occurs, every 25 minutes one kidnapping occurs, every 4 hours one dowry death occurs in India. This is also who we are. This is also the other face of where we live. मैंने शुरुआत में कहा कि we are a young country. हमारे पास बहुत युवा पॉपुलेशन है। ऐसे मोर देन 65% जो हमारी पॉपुलेशन है 35 साल की कम से कम आयु की है। मोर देन 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 इयर्स ऑफ एज। बट जितना भी वर्क फोर्स है, इसमें से हार्डली 5% ऑफ आवर वर्क फोर्स हैज फॉर्मल स्किल एजुकेशन। जो मेजॉरिटी है हमारे पास ये वर्क फोर्स जिस पे हम इतना गर्व करते हैं, दे आर अनस्किल्ड। उनके पास कोई स्किल नहीं है। हर साल एवरी ईयर अराउंड 12 मिलियन पीपल join workforce in our India। हर साल लगभग 120 लाख लोग अपने हमारी वर्कफोर्स को ज्वाइन करते हैं। But when it comes to jobs, when it comes to opportunities, we don't have opportunities commensurate to that।
बच्चों की बात करते हैं, we take great pride in saying that हमने जो quantitative aspect of our education system, जिसे हम cross enrollment ratio की बात करते हैं, out of school children की बात करते हैं, we have drastically reduced the percentage of children which is out of school. Right now, we say that at least something around 97.5% of our children are in school. But at the same time, we forget to think that the 2.5%, जो हमें percentage wise बहुत छोटा लगता है, लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ 1.25 billion population है, वहाँ 2.5% of our children is actually a number in millions. So we still have millions out of school. There are some figures, we say that the child labor is somewhere between 12 million to 16 million strong. जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए, जिन बच्चों के हाथ में कॉपी और पेंसिल होना चाहिए, लगभग 12 से 16 मिलियन, 120 करोड़, 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चे जो अभी भी वो हाथ में पोंचा लेके, जो अभी भी कुछ हजार्डस इंडस्ट्रीज में अभी भी काम करते हैं. ये सब चीजों के बारे में, all the things that I'm trying to tell you about, my only motive, my only objective is that, and I want to give you this insight that as individuals, as youth, as youngsters, whatever we do, we cannot afford to only think about ourselves. चाहे हम सिविल सर्वेंट बने, चाहे हम डॉक्टर बने, चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे हम टीचर बने, या हम एक आम नागरिक, आम शहरी, as an ordinary citizen रहें. Okay? We cannot afford to only think about ourselves. As youth, we have to think about all these issues, all these problems, and then decide what's it, how is it that I can make a change, I can make a difference in the world, in the state out there. और ये एहसास अगर हम सब में आ जाए, I'm sure that the day will not be far when we will be one of the most prosperous, one of the most developed, and one of the most peaceful countries in the world. I would like to talk about a few things more. जाने से पहले, उसके बाद I would love to maybe listen to some of your questions and we try to have a bit of interaction. कुछ और चीजें हैं जो जिनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा. एक जैनिज्म में एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अनेकांतवाद. ओके, थियरी ऑफ मेनीनेस ऑफ रियलिटी. कि अगर कोई चीज है, कोई सी भी शय है, कोई सा भी इशू है, इस चीज को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं. जैसे अगर मेरे हाथ में मोबाइल फोन है, मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो आप में से कई सारे लोगों को ये कुछ रेक्टेंगुलर दिखेगा, राइट? अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा तो कई सारे लोगों को कुछ मोटी लाइन या थोड़ी सी आर्क शेप में दिखेगा. तो जो भी कोई चीज है, इस चीज के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं. There are different perspectives, different points of view, different frames of reference when we look at issues, when we talk about issues, when we discuss those issues. It's important, I think, for every one of us, especially the youth and youngsters, to understand that we should never be dogmatic. हम कभी भी एकांतवादी ना बने. Okay? We should always have that appetite. We should always have that that ability to think that if there is this issue, it would have different points of view. We should have that ability to listen to others. We should have that courage to listen to others even if they say exactly opposite to what we believe. अगर हम चीजों को, क्योंकि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में every day we come across lot of issues, be them when it comes to different communities, different regions, different languages, different political ideologies, and many others. As youth, we come across such issues every day. Then, if we
get influenced, if we get, dogmatic from only one point of view, we lose the bigger picture. And when we lose the bigger picture, we, decide, or we somehow become a bit intolerant to different points of view. इसीलिए हमेशा मेरी सजेशन, मेरी एडवाइस ये रहेगी आप सब, to all my friends here, that don't take things at face value. Always use your mind, use your reason, think about them, try to understand different points of view. Okay, only then make an opinion. And this opinion is very important because it helps us decide what we will do. Okay, अगर आप वुमेन इश्यूज के बारे में सोचते हैं, इन इश्यूज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इससे हमारी सोच बदलनी चाहिए कि जब हम घर जाएंगे, so we will not behave in the same chauvinistic, we will not behave in the same paternalistic way, but instead we understand that the very reason that we all are humans makes us equal. This constitution makes us equal. ऊपर वाले ने हमें बनाया है. We may be different physically or biologically, but that physical or biological difference does not make one sex superior to other. Similarly, there may be people from different religions, there may be people from different castes, different religions, different languages. That difference of language, that difference in one particular aspect of life does not make one individual superior to another. We are all equals. हाँ, अलग-अलग चीजें रहती हैं, कुछ लोग अलग चीजों में बिलीव करते हैं. These things should not divide us. These things should always unite us. Right? क्योंकि कहते हैं ना, the big thing that we celebrate is the unity in diversity and diversity in unity of this country. Right? So always take pride in the diversity that we have. हमारे पास हजारों languages हैं, हमारे पास इतने सारे religious sects हैं, हमारे पास इतने सारे cuisines हैं, इतने सारे cultures हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं. This is something that we all should be proud of. Right? Yes. So that is one thing. Another thing that I really wanted to talk about is, I earlier also referred to this, something called compassion. Dalai Lama has this wonderful concept of egalitarian compassion. He said compassion तो ये हुआ कि मैं जब किसी को प्रॉब्लम में देखता हूँ तो मेरे दिल के अंदर सबसे पहले वो empathy आ जाता है. I somehow put myself into the shoes of that person कि ये बंदा प्रॉब्लम है, ये पेमेंट, इसके पास घर नहीं है, इसके पास खाने पीने के लिए रोटी नहीं है, he does not have sufficient to live. Then this thing, this empathy, pushes me so that I take some steps to ease the problem that this person is facing. That is compassion. यही करुणा है. Right? अब अक्सर जैसे राधा कृष्ण की हम लोग कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं. So अक्सर इन कहानियों में राधा symbolizes करुणा, compassion. वो कहीं किसी जीव को प्रॉब्लम में देखती हैं तो वो कृष्ण जी से कहते हैं कि ये आप तो you have the power, please ease this, जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये चीज है, इसको इस प्रॉब्लम से निकालिए. Okay? Then Krishna has the ability that he eases that problem, he solves that problem, he relieves that problem. So हम लोगों में ये दोनों चीजें होनी चाहिए. Both compassion, वो करुणा भी, जिससे हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझें, and at the same time the will to work, the will to do something that will ease the burden, that will somehow create better life for that other species or other individual. और मुझे लगता है इसके साथ साथ एक, अगर मुझसे कभी कोई पूछा जाए कि आपको क्या लगता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, I would say मोहब्बत, I would say love. मुझे लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस साइड से आप देखोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की बात करते हैं हम लोग, टेरर की बात करते हैं हम लोग, ग्लोबल क्राइसिस की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, इन सब में अगर कोई चीज मिसिंग है, दैट इज लव. अगर एक मोहब्बत होना इंसान को, इफ यू हैव लव फॉर द अदर इंडिविजुअल,
You will never, nobody will ever decide to harm someone else. So अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है in present time, that is of love. वो इस प्यार की, इस मोहब्बत की जरूरत है, उस मोहब्बत की जो हम सबके दिलों को जोड़ता है. That will connect the hearts of every one of us, irrespective of where we come from, who we are, which religion, which sect, which caste, which tribe, which color, which sex we belong. The one thing that we all need to understand is that, अगर एक वो इंसानियत की बात करते हैं ना, the best way to symbolize that humanity is to love others. Right? Am I right? Yes. Or there was this person called William Arthur. He said, "Smile is the best language of kindness." अगर हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बट उसके लिए उसको देख के थोड़ा सा स्माइल कर लेते हैं, थोड़ा सा मुस्कुरा लेते हैं, it means world to many people. हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं. We have so many children, so many adults, so many old people, and there's no one to talk to them. There's no one to hold their hand. A simple gesture of ours, नमस्ते, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप, या छोटे बच्चे पे थोड़ा सा हाथ फेर लेना, उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत मायने रखता है. So I would again emphasize on this thing कि आप जो भी करते हैं, जिस भी कैपेसिटी में है, you don't have to be a civil servant to make difference in the world. You don't have to be an IAS to make to change this universe. To be a just, good and kind human being is sufficient. It's enough to make this world a better and a better place to live. I would like to end the talk with one more quotation of Dr. APJ Abdul Kalam. I wish कि उन्हें और 100 साल 200 साल जीने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे जो पोस्टेरिटी, हमारे से जो आगे और बच्चे आते, जनरेशंस आते, they would have also spiritually somehow also benefited from that noble soul. He said, for sustainable earth we need great citizens, and by great citizens he meant citizens or persons with righteousness in heart. He says, when there is righteousness in one's heart, there is beauty in character. When there is beauty in character, there's harmony in home. There's harmony at home. When there is harmony at home, there is order in nation. And when there is order in nation, there is peace in the world. Thank you so much. और एंड एक आम पंक्ति से करूंगा. मुझे नहीं लगता this sums up all. मुझे बहुत प्यारी लगती है. Just I'll say these 2 lines. It's like खुदा या ईश्वर इंसान से कहता है कि मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर. वस्फ means quality. मोहब्बत की तमन्ना है. If you want to be loved, develop that quality in you. मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वस्फ पैदा कर, जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर. अगर सच्चा है इश्क में तू ए बनी आदम, अगर सच्चा है इश्क में तू ए बनी आदम, निगाहे इश्क जमाले ज़र्फ पैदा कर. मैं तुझको तुझसे ज्यादा अच्छा होगा, मगर खुदा इंसान से कहता है that I will love you more than you love yourself. मैं तुझको तुझसे ज्यादा अच्छा होगा, मगर शर्त ये है कि तू अपने अंदर मेरी जुस्तजू पैदा कर. अगर न बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना. अगर न बदलूं तेरी खातिर हर एक चीज तो कहना, तो अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर. थैंक यू सो मच. It was a great honor to me. Thank you so much. जैसे आप लोग कॉलेज में वाइवा एग्जाम देते हैं, कितनों ने दिया है? सभी ने दिया. ओके. इन वाइवा एग्जामिनेशन में आपका इंफॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट.
अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको कैसे भी बोलो, डर डर के बोलो, जैसे भी बोल दो, अगर आप उस क्वेश्चन का सही उत्तर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। 3 या 5 क्वेश्चन पूछे, आपने 5 का जवाब जैसे तैसे करके अगर दे दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, राइट। अगर आपने कॉन्फिडेंस से 3 का जवाब दिया, 2 का नहीं दिया, आपको 5 में से 3 ही नंबर मिलेंगे। लेकिन जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है या जो इंटरव्यू आप कहते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया। इसमें इंफॉर्मेशन ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कई सारी चीजों में देखते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा, ये एक फैक्टर रहता है। आप कितने मैनर्ड हैं, आप जब आंसर देते हैं क्या आप डांट के देते हैं, या आप में वो सरलता है, क्या आप में वो डिसेंसी है, ये जो आपके एटिकेट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी एक और फैक्टर रहता है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अक्सर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओपिनियन बेस्ड मतलब आपके बारे, आपसे सोशल इश्यूज के बारे में, कुछ जो बर्निंग इश्यूज के बारे में, करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें वो ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आपकी असल सोच क्या है। जैसे हम अभी महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि हो सकता है कि रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं ये अभी भी वही सोचता है जो कई सारे लोग सोचते हैं हमारे देश में कि महिलाएं और जो पुरुष है एक समान नहीं है। क्या कहीं ना कहीं इसके दिमाग में भी वही आता है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए और जो पुरुष है उनको बाहर काम करना चाहिए। तो वो जो आपका जो कहते हैं ना माइंडसेट, आपका जो पर्सपेक्टिव्स है, उनको भी लाइक दे आल्सो गेट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स। इसीलिए क्या होता है, जब भी आप कोई चीज पढ़ें, इसको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, बल्कि इसको समझ के अपने आप में वो थोड़ा सा चेंज लाना बहुत जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपने बता दिया नहीं एक समान है, फिर वो आपसे और कोई क्वेश्चन पूछेंगे इसी चीज रिलेटेड, तो क्वेश्चन पूछते पूछते आप अपनी असलियत बता ही दोगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप चीज़ों को पढ़ें, ये चीज़ें, ये फिगर्स, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो रिपोर्ट्स आती हैं, ये खाली पन्ने भरने के लिए नहीं है। इनसे वो वहाँ पे वो सीख लेने की ज़रूरत है, जिससे हमारा सोच, हमारा काम, हमारा वो बेहतर हो। ठीक है। अगर कोई बंदा इंटरव्यू रूम में जाके झूठ बोल सकता है, डिसऑनेस्टी कर सकता है, तो सिविल सर्वेंट बन के तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये ऐसा ये था मेरा जो अभी जो इस साल का जो इंटरव्यू हुआ। क्वेश्चंस कई सारे एरियाज के बारे में पूछे गए, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछे गए। ब्रेक्सिट अभी न्यूज़ में था, जो ब्रिटेन ने वोट किया, जो रेफरेंडम था टू एग्जिट फ्रॉम ईयू। आपने कई साल में पढ़ा होगा, कई सारे लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को, इसके बारे में कई सारे सवाल पूछे गए। सीरिया में क्राइसिस है, इश्यूज हैं, उसके बारे में पूछा गया। मिडिल ईस्ट के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई। इसी तरह से यूक्रेन क्राइसिस के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई। नाटो के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई। जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ चीज़ें पूछी गई। फिर कुछ चीज़ें हमारी इकोनॉमी के बारे में पूछी गई। मेरी जो होम स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ के बारे में कुछ चीज़ें पूछे गए। वहाँ की इकोनॉमी के बारे में चीज़ें पूछी गई। एप्पल्स, हम लोग, मेरे घर में भी हम लोग एप्पल की खेती करते हैं, तो एप्पल कल्टीवेशन के बारे में कई सारी चीज़ें पूछी गई। कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे पश्मीना शॉल वगैरह आपने सुना होगा, उन सब के बारे में कई सारे सवाल पूछे गए। मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी था। फिलॉसफी के बारे में उनमें भी कई सारे फिलोसफर्स के बारे में सवाल पूछे गए। सो अलग अलग चीज़ों के बारे में कुछ पूछा गया। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। चाहे आप सिलेक्ट हो या ना हो, लेकिन इंटरव्यू अपने आप में सीखने के लिए बहुत बहुत अहम मौका होता है, बहुत बड़ी चीज़। Sir, please give some basic tips about how to prepare UPSC exam. Words. The first word is what, second is how, and third is why. What का मतलब ये है कि एग्जाम क्या है, what is this examination? So एग्जामिनेशन को में अपेयर होने से पहले या प्रिपेयर करने से पहले जरूरी है कि हम लोग एग्जामिनेशन को समझें। एग्जामिनेशन को समझने का ये मतलब है कि हम एग्जामिनेशन का सिलेबस देखें। प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मेन एग्जामिनेशन में अलग अलग जो डिफरेंट पेपर्स होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स व्हिच आर आस्क्ड इन डिफरेंट पेपर्स ऑफ योर मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स माइन्यूटली, डिटेल में। ठीक है, जैसे ये समझने की बात, फॉर एग्जाम्पल ये ऑडियंस है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मैं सबको नहीं पहचानता, तो मैं पहले समझूंगा मैं
किस जगह पे आ गया, शायद कि पराई जगह पे आ गया, नहीं जानता हूँ। उसके बाद अगर मैं काम करूँगा, मैं यहाँ से इस कॉर्नर से एक एक बच्चे से, एक एक स्टूडेंट से उसका नाम से किस स्टैंडर्ड में है, किस डिग्री में है, क्या करते हैं वो, कहाँ रहते हैं, सबको मैं एक एक करके पूछूंगा। तो एक टाइम आएगा मैं हर किसी को जान लूंगा यहाँ पे। इसी तरह से जो हमारा सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको, इसके पार्ट्स को, सब पार्ट्स को आराम से समझते हैं तो सबसे पहले एग्जाम का जो एक होता है ना डर, वो खत्म हो जाता है कि आपको पता है हिस्ट्री में ये चीज़ें पढ़नी है, पेपर 2 में ये चीज़ें पढ़नी है, तो आपको पहले एग्जाम को समझना बहुत ज़रूरी है। सो आई वुड सजेस्ट दैट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन यू प्लीज go through the notification of UPSC, try to understand, try to go through the different aspects of the syllabus well. That is the how part. और एक चीज मैंने कहा था why, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि why do we want to join civil services. हम लोग सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या ये वो लाल बत्ती वगैरह के लिए है? क्या ये इसलिए है कि so that our parents can brag about it कि कहीं पड़ोस में आंटी को बोल दिया कि हाँ मेरा बेटा IAS हो गया, ये हो गया? क्या इस चीज़ के लिए है, या इस चीज़ के लिए कि शादी कहीं अच्छी जगह होगी, ऐसा कुछ, या क्या कि मतलब लोग पावर, ये इज्जत करेंगे, रोब-दाब होगा, किस चीज़? if these are the motives, then I would like, that is the worst part, unfortunately. In fact, हम लोग कल यहाँ पे अहमदनगर में एक काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी रेस्पेक्टेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर GR सैयद, उनसे मुलाकात हुई थी। He said करप्शन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, it has become a disease. Well, as a doctor, my diagnosis is corruption of our thoughts. Or this is the corruption of thoughts. If I decide to appear in the civil services because I am so fascinated by Lal Batti and this rob-dab, that is what I'm going to do once I join. इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रिपेयर करने से पहले भी ये चीज़ अपने आप को समझाना बहुत ज़रूरी है। ये सर्विस इट्स ए सर्विस, ठीक है? जितना बड़ा पोस्ट उतनी ज़्यादा सर्विस, उतने बड़े सर्वेंट हुआ, तो वो जो सर्विस वाला जो इसेंस है, कहीं हम वो इन चीज़ों में गंवा ना दें। वी हैव टू कीप दैट इसेंस इन आवर हार्ट, वो सिक्योर करके। तो वाई पार्ट पे भी क्यों आप लिखना चाहते हैं, क्यों आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, इस पे भी थोड़ा गौर फिक्र कीजिए। थिंक अबाउट these things. That's one thing. Another part was how. Now you have understood the examination, you have motivated yourself. Now how to clear it? इसके लिए the simple funda that anybody will tell you is hard work. There is no other option. There is no shortcut to success, but hard work. मेहनत करनी ही करनी है। अब जो मटेरियल है, जो बुक्स हैं, you can find them easily in the market, you can find them easily online. वो सब चीज़ें लेके आ जाइए। You have to read newspaper every day because current affairs is somehow 50 to 60% when it comes to this examination. So current affairs के लिए newspapers पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Be informed, stay informed about what's going on around us. How, as a country, we are doing when it comes to our economy. What are the social issues that concern us? What are the different cultural, political issues? How about the world at large? What are the bigger problems or the major problems that the world is facing now? So कौन सी major happenings हमारे आसपास होती हैं, उन सब पे ट्रैक रखना भी ज़रूरी है। And I think with hard work, थोड़ी सी लगन, मेहनत से, you can easily do it. But provided you have that commitment and passion in you. My question is, at the time of study, अपनी साइकोलॉजी या सोच क्या होनी चाहिए स्टडी करने के लिए? कंसिस्टेंसी और फोकस। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपका जो पढ़ने का ग्राफ है, इट शुड बी समथिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा ना हो कि एक दिन आप 18-20 घंटे पढ़े, फिर अगले दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाओ। तो इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप 8 घंटे, 9 घंटे, 5 घंटे, जितने घंटे भी आप रोज़ पढ़ते हैं, आपको रोज़ पढ़ेंगे, ठीक है? नंबर 1। दूसरी चीज़, फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करते करते व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक पे चैट कर रहे हैं, या जो भी गॉसिप कॉलम्स हैं वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। जब पढ़ाई, जो भी टाइम आपने पढ़ाई के लिए रखा हो, मेक श्योर दैट यू गिव योर 100%। कहते हैं ना, इट्स नॉट दी hours put into work that matters, but the work put into hours that matters. Okay? So उस हिसाब से ये रखें। तीसरी चीज़,
एज आई टोल्ड यू नो कि एग्जाम में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं इनको खाली आप फैक्ट्स की तरह ना पढ़ें, खाली एग्जाम में आंसर की तरह ना पढ़ें, वो भूल जाता है। ओके अगर आप ऐसे चीज़ें पढ़ लोगे यू नो कि लाइक हाँ इतना है, ये है, वो चीज़, ये चीज़ है, तो आप वो भूल जाओगे। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके तो इसीलिए जब भी मैं कह रहा था कि जो भी आप इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, जो भी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ट्राई टू गेट सम आउटकम, गेट सम लर्निंग आउट ऑफ दैट। वो चीज़ स्टेबल रहती है, वो चीज़ आप नहीं भूलोगे। Myths and threats. OT, strengths, weaknesses, opportunities and threats. अब it's like for every individual it's different and ये करना बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप किसी भी पॉइंट पे आप भी थोड़ा एनालाइज करें कि मेरे जब मैं पढ़ाई करता हूँ, whenever I study or do something, what are the strength areas, okay, and what are my weak areas. उससे क्या होता है, these things help you to prioritize. से अगर आपके पास 5 घंटे हैं, आपको लगता है in general studies you're doing good, okay, you have good command over general studies, but in optional subject you're not that good. So what will you do? You will devote more time to your optional subject because you're weak in that. इसीलिए it depends on every individual. I don't think there's point in discussing my strengths and weaknesses. I have anyway come through the examination. Okay, but I would suggest this is a good thing to do at any point of time. हमेशा अपने आप को evaluate करते रहें, feedback लेते रहें, टेस्ट लिखना अक्सर काफ़ी beneficial रहता है. If you write tests, it gives you that feedback, you know, कि आप कितना strong किस चीज़ में है, कितना weak किस चीज़ में है. Okay? So you can do that at your own level. Sir, I would like to ask you, what is the basic strategy for essay preparation and mains and essay writing? Okay, for essay, essays is actually एक formal style of writing है. Okay, writing का एक formal तरीका है. So you can make a distinction between a general studies question which may be of say 60 marks and an essay which may be of 60 marks. Okay, there's a difference between the two. जैसे normal question में आप points में लिख सकते हैं, आप पैराफॉर्म में लिख सकते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन essay में you write in paragraphs. आप एक formal तरीके से लिखते हैं, आप 1, 2, 3 करके या point डॉट डॉट करके नहीं लिखते। इसके साथ साथ जब हम जैसे इस एग्जाम में essay के पेपर में 2 क्वेश्चन होते हैं, ओके, there are 2 questions. That means you have to write 2 essays. और हर क्वेश्चन में you have 5 options, 4 or 5 options, right? हाँ, कि question number 1, say they would be write an essay on any one of the following. So 4-5 topics दिए होंगे. So the first thing is to decide on which topic you will try to write an essay. So मेरे ख्याल से the topic which you understand the most. कई सारे topics होते हैं जो topic आप सबसे अच्छा समझते हैं मतलब topic, okay, what he is trying to say when he writes this topic. कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक ऐसा कोई टॉपिक होता है जिसके रिलेटेड आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, आपने हो सकता है उस रिलेटेड कोई ऐसे भी लिखा होगा, लेकिन जो टॉपिक है, टॉपिक में कोई वर्ड या कोई ऐसा कुछ फ्रेज है जो आपको समझ नहीं आ रहा, यू शुड नेवर अटेम्प्ट दैट, क्योंकि उसमें चांस रहता है कि जो आप लिखोगे दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द एग्जामिनर वांट्स. ओके, सो सबसे फर्स्ट थिंग, हाउ टू चूज द टॉपिक, you should choose that topic which you understand the most, जो आप सबसे अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि उसमें अगर आपके पास कम भी कंटेंट है but that content will be relevant and to the point and according to the demand of the examiner. Okay, that's one thing. Another thing is it's important to retain the essence of the topic. मान लो अब if the topic is say social media is an important pillar of democracy, okay, अगर एक टॉपिक है तो हम लोग अक्सर हमारे मित्र क्या करते हैं, they'll write say if there's 1,000 word essay, they'll write 400 words on social media, another 500-600 words on democracy, and they think that we have written everything. जबकि this essay is neither on social media nor on democracy. It's on what? Is social media another pillar of democracy? The examiner knows what social media is, what democracy is. आपके पूरे ऐसे में ये होना चाहिए, how is social media another pillar of democracy? If it's another pillar of democracy, how does it strengthen democracy? If it is not, somebody would say no, it is not an important pillar of democracy, it actually hampers democracy. So how does it hamper democracy? What impediments does it put forward?
कोई कहेगा that it's not clear whether it's actually a pillar or not, because on one side it does strengthen it, on the other side it doesn't. But to पूरे essay में this has been the central theme, how it is a pillar, not what it is. They have, क्योंकि topic में दिया गया है examiner knows what social media is and what democracy is. इसमें और एक चीज ये रहता है, जब आप टॉपिक पढ़ते हैं try to make an outline about what you are going to write. Take some 10-15 minutes, उसमें 20 मिनट भी निकाल सकते हो आप, जिसमें आप रफ पेज पे थोड़ा सा रफली लिख सकते हैं मेजर पॉइंट्स, मेजर चीजें जो आप कवर करोगे. उससे you define your boundary. You know, it's a long write-up, maybe 1,000 words, 1,200 words. There's strong chance, strong possibility that you may deviate. आप कुछ और लिख देंगे, है ना, हो जाता है ना. हम लिखना तो वही शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम कुछ और कहीं और पहुंच जाते हैं. लेकिन जब आप पहले ही थोड़ा आउटलाइन डिफाइन करते हैं ऐसे में, तो आप you stick to the topic. The training is going to start. So सबसे major target अभी ये है कि to take best advantage of this training period. इसमें मुझे लगता है सबसे important चीज़ है कि समझना, to understand things in the first place. जिस state में काम करना है, वहाँ की social issues कैसा है, वहाँ का social fabric कैसा है, वहाँ का political setup कैसा है, administrative setup कैसा है, वहाँ के cultural aspect कैसे हैं. To understand the things in the first. जब हम चीज़ों को पहले अच्छे से समझना, मुझे लगता है that is the first target that I have. तो उसके बाद करप्शन हटाना, वो सब हटाना तो लाइक बोलने की बात आती है. ये सबसे पहले इस सिस्टम को तो समझे. हाउ डज दिस थिंग हैपन देयर. अगर हम चीज़ों को सिस्टमिक लेवल पे समझे, ओनली देन वी कैन हैव अ गुड सॉल्यूशन. तो मुझे लगता है फॉर मी द इमीडिएट टारगेट वुड बी टू पुट मोर एफर्ट इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. ओनली देन थिंक अबाउट हाउ I as an individual, how I as a civil servant can make a difference, can do something good. सबसे पहले there is one important thing that I want to tell you. In whichever course you are, आप जहाँ जो भी पढ़ते हैं, whether you are in a college or a university, you are studying humanities, you are studying maybe medical science, engineering, whatever. First thing is make sure that you don't take your regular studies lightly. Okay. Civil services come secondary, but at this point of time, it's important for you that you give your 100% in your regular studies as well. Because at the end of the day, graduation is the minimum eligibility for writing the examination, and that eligibility is not for namesake. ये जो eligibility लिखते हैं, graduate होना चाहिए, it has a purpose. Okay? So जिस भी कोर्स में आप हो, पहले ये इंश्योर करें कि आप जो रेगुलर स्टडीज हैं उनको अच्छे से पढ़ें. और एक रीज़न इस चीज़ का ये है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, से आपने किसी सिविल सर्वेंट को देखा, किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखा, ऑल ऑफ अ सडन योर हार्मोन लेवल्स गेट हाई, यहाँ से जाके नहीं यार अब IAS ही करना है. सो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग इज यू लीव योर नॉर्मल रेगुलर स्टडीज एंड आप खाली UPSC रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं. सो यू मे कैरी इट ऑन फॉर से 1 month 2 month. उसके बाद आपको याद आता है कि मेरे कॉलेज में एग्जाम है, मेरे यूनिवर्सिटी में एग्जाम है, राइट? और आपने उस एग्जाम रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है. फिर उस समय यू गेट ऑल फ्रस्ट्रेटेड एंड यू स्टार्ट मूविंग योर हैंड्स हियर एंड देयर. देन फिर आप वही चीज़ें पढ़ते हो और आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन वहीं पे छूट जाती है. ओके, देन उन 1-2 महीनों में, पूरे 3-4 महीनों में आप खाली वो चीज़ें पढ़ते हो. तो सिविल सर्विस की में जो आपने 2 महीने पहले लगाए, बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे आर गॉन. इट्स लाइक एक काफ़ी वाइल्ड नॉलेज है. How many of you have pet at your home? Okay. How many of किसी के पास कोई wild animal या ऐसा कोई pet है? पालतू बनाने की कोशिश करोगे. So initially आप उसको you are taming him, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से recognize करेगा. से अगर आप 10-15 दिन के लिए कहीं और चले गए, वापस आओगे, आप उसको हाई बोलोगे, आपको खाने आता है. It's something like that. अगर इस एग्जाम में, इस प्रिपरेशन में देयर इज नॉट ए कंटिन्यूटी, मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ, तो जो आपने पहले पढ़ा है, 1 महीने पहले पढ़ा है, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके रेगुलर स्टडीज़ को आप सीरियसली लें. उसके बाद इन एडिशन टू दैट यू कैन फाइंड से सुबह 2 घंटे, 3 घंटे, शाम को जितने भी 2-3 घंटे जितना आप निकाल सकते हो, कैरी दैट. इवन आप एग्जामिनेशन के टाइम पे भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी इन योर प्रिपरेशन. नंबर 1. Number 2, start कहाँ से करें? So first of all, as I told him, it's important to go through the syllabus, go through the notification properly.
understand things well. उसके बाद get some basic material like NCERT books are there, history, geography, maybe economics and others. Start reading those books. They are written in very simple and lucid language. They are easy to understand. So initially, the take-off stage के लिए they are very good. Number one. Number second is reading newspapers is somehow the core and the key for this examination. And as individuals, as youngsters, as youth, as good citizens, it's always good to stay informed. So चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम दें या ना दें, अखबार रेगुलरली पढ़ा करें. It's a good habit. Okay. So preparation के साथ साथ भी you should read a newspaper. Hindu, Indian Express is the generally two more popular newspapers. You can choose one among these depending on which one you find easy to understand. आपको कौन सा easy लगता है, आप वो वाला choose करिए. There's nothing hard and fast here. Okay? You find a lot of questions and a lot of events which have been covered either by Hindu or by Indian Express. ऐसा कुछ नहीं है कि वही चीजें आती हैं जो हिंदू में आती हैं. Don't go by these bias. Okay? Whichever newspaper you find easy and accessible, you can go with that. मेरा खुद का ये मानना है कि प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी. आप आईएएस बनने से पहले भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आईएएस बनने के बाद भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं. अब डिपेंड ये करता है क्या आप इन प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो या अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. सो मेरे पापा टीचर हैं. मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी कि वो मुझे छोटे छोटे क्लासेस में 10th तक या 5वीं तक जिस भी क्लास तक वो मुझे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा सके, वो मुझे जो इंग्लिश लिखना बोलना सिखा सके. तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के पास नहीं थी. तो आई वैल्यू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट आई गेट एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज वेल आई विल नॉट let any opportunity go easily away from my hand. Problems are there, they will always be there. But we need to have the courage to tell the problems that you may be big, but my courage, my commitment will always be bigger than you. दो चीजें बोलना चाहूँगा. एक तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है इन शेपिंग माई वर्ल्ड व्यू. जिस तरह से मैं चीज़ों के बारे में सोचता हूँ इसमें उनका बहुत ज़्यादा ये रहा है. I have my dad, my grandfather, I see it everywhere. He's been the biggest inspiration in my life. He's a farmer. वो किसान है. He's illiterate. उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है. लेकिन पढ़ाई लिखाई के प्रति जितना प्यार, जितना कहते हैं ना एक जज्बा, उनमें मैंने देखा है कहीं और नहीं देखा. हमारे रिलेशन में दूर दराज में भी जो भी कहीं बच्चा दिखता था उनको उठा के घर लेके आते थे, स्कूल भेजते थे. हमारे पड़ोस में बच्चा दिखता था, नहीं इसको स्कूल ये लेके जाना पड़ेगा. मैं जब इनिशियल क्लासेस में था तो गांव के पास में एक स्कूल था, वहाँ पढ़ता था. तो वो मेरे स्कूल भी आते थे. उनको जैसे मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है, ये चीज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन पता था कि एक किताब का नाम मैथ है, एक का नाम साइंस है, कोई हिस्ट्री है. तो वो टीचर के पास जाते थे, हमारा बच्चा मैथ्स में कैसा कर रहा है, हमारा बच्चा अच्छा साइंस में कैसा करता है. हमारे वहाँ पे स्कूल्स में 1 बजे लंच ब्रेक होती थी, 1 से 2 बजे. तो क्योंकि स्कूल घर के पास होता था, कई सारे बच्चे लंच ब्रेक में खिसक लेते थे, भाग जाते थे. तो पूछते थे अच्छा ये लंच ब्रेक में भाग तो नहीं जाता स्कूल से, अच्छा इसकी अटेंडेंस दिखाई मुझे. वहाँ समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बट स्टिल he'll give that impression to the teacher that इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा he is a farmer and he takes pride in being a farmer. So उनको मैंने he's around 85 today. He gets up at 4 o'clock in the morning. वो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद he'll go to the fields, apple orchards में. हम उनके रोज बोलते हैं कि आप एज हो गई है, आप मत कीजिए. He doesn't stop. He says this is what I love to do. This is what my passion is. तो उनकी उस मेहनत की वजह से किसान जो उन्होंने की उसकी वजह से मेरे पापा, मेरे पिताजी पढ़ाई कर सके. उसकी वजह से शायद मैं पढ़ाई कर सका और आज यहाँ पहुँच चुका. तो जो वो पॉजिटिव एनर्जी है, जो वो पॉजिटिविटी है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रही है. इसलिए जहाँ तक प्रॉब्लम्स का सवाल है, मैंने तो उनसे सीखा है कि फिजिकल चैलेंजेस हो, कैसे चैलेंजेस हो, आप देयर इज नथिंग बिगर देन योर ओन करेज. एक तो ये चीज़ मुझे लगता है पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही है मेरे हिसाब से.
got that. कि वक्त की अहमियत, द इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में कुछ कहिए। इसके लिए भी मैं बस अपने दादाजी की ही बात कहूँगा। जब मेरा रिजल्ट आया IAS का, तो उन्होंने कहा कि बेटा एग्जाम तो पास कर लिया आपने, लेकिन आपको पता है ये जो अब IAS रहेंगे, ये आप रहेंगे 30 साल के लिए, 35 साल के लिए। उसके बाद आपको ये कलम, ये कुर्सी, दिस डजंट बिलोंग टू यू। तो ये 30 साल या ये 35 साल ही है आपके पास। अब इसमें आप कितना अच्छा करोगे, कितना बुरा करोगे, यही आपका असली अचीवमेंट है और असली यही था। उसके बाद चाहे आपकी आयु 100 साल हो, 150 साल हो, यू हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। तो टाइम, वक्त कहते हैं ना कि कभी वापस नहीं आता, ये बेशक सही है। और इनफैक्ट हमारे लिए जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो यही वक्त है, जो हम आज और जो टाइम हमारे पास है इसमें कर सकते हैं। तो जब ये टाइम गुजर जाएगा फिर हम लोग खाली ना हाथ धरे रह जाएंगे, काश ये किया होता, काश मेहनत की होती, काश कुछ और किया होता। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि जो हमारा ये टाइम है, ये टाइम बहुत अहम है हमारे खुद के लिए, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और हम इस टाइम को अच्छे और पॉजिटिव चीज़ों में ही बिताएं। जो नेगेटिव, जो फैलिसिटी, जो बुरे काम है, जो अनप्रोडक्टिव काम है, उनसे बचें। और कुछ जिस भी हद तक हो सके कहीं ना कहीं वो अच्छाई खुद में भी और अपने काम में भी लेके आए।